नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और एक बार फिर से आज हम बातचीत करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध की कि आखिरकार ये युद्ध जो है वो रुकेगा कब, थमेगा कब। और इस वक्त एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वीबी सोनी जी, जो कि पूर्व राजदूत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो दिन नजदीक आ गया है प्रणय, जब यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं और दिल्ली में दोनों ही देशों के नेताओं की मुलाकात पीएम मोदी से होने वाली है। देखिए पल्लवी, ये एक प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव जो है वो कामयाब तब हो सकता है, ये प्रस्ताव हकीकत में तब बदल सकता है जब वाकई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इसके लिए सहमत हों और वो दिल्ली आने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन जब तक ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों आने के लिए तैयार हों, और ये भी तभी मुमकिन है जब देखिए भारत केवल जमीन दे सकता है, और भारत ही नहीं दुनिया का कोई भी देश अगर ऑफर करता है तो ये आना तो दोनों पार्टीज को पड़ेगा, और फिलहाल ये स्थिति होती हुई नजर नहीं आ रही है। अनफॉर्चुनेटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 23 अगस्त की यूक्रेन की यात्रा थी, उसके बाद से अगर आप देखें तब से लेकर आज तक में अगर हम बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग बंद होने या खत्म होने की बजाय तेज और तीखी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ एम्बेसडर वीबी सोनी हैं, जो कि उस इलाके में खुद यूक्रेन में वो सर्व कर चुके हैं, वहां पे राजदूत रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब सीधे सीधे हमें उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या आखिर ये जंग रुकेगी और किस मुहाने पर जाके रुकेगी, किस कीमत पर जाके रुकेगी, और अगर रुकेगी तो उसके अंदर क्या भारत कोई भूमिका अदा कर सकता है, और अगर भूमिका अदा कर सकता है तो वो कौन सी भूमिका होगी। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप जंपिंग द गन कर रहे हैं। अभी कहाँ से इरादे हैं दोनों देश के नेताओं को हमारे हिंदुस्तान आने के लिए? एक प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्ताव रखने से ये नहीं है कि वो मान लिया जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है मेरे ख्याल में वो यूक्रेन के बिहाफ में है, बिकॉज उन्होंने ये कंडीशनलिटी लगाई हुई थी कि हम उन्हीं को नेक्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे जिन्होंने कि वो कम्युनिके स्विट्जरलैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उस कम्युनिके को साइन किया था और एक्सेप्ट किया था। आप याद होगा कि स्विट्जरलैंड के जो कम्युनिके को हिंदुस्तान हालांकि उनको अटेंड जरूर किया था पीस समिट को, लेकिन हमने वो एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अगर एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू जेलेंस्की साहब हमारा रोल नहीं होना चाहिए अपने होस्ट करने। तो मेरे विचार में अभी तो बहुत जल्दी है कहना कि ऐसी कोई संभावना है थोड़ी देर में जहाँ की दोनों देश के प्रेसिडेंट यहाँ पे आके मिलेंगे। लेकिन हमारा जो रोल था एक मीडिएटर के रोल में नहीं था, एज ए फैसिलिटेटर था। जैसे आप जानते हैं कि हम किसी प्लान के साथ नहीं गए थे। देखिए जैसे चाइना गया था और दूसरे एक आध और कंट्री ने भी प्लान किया था कि वो कोई प्लान लेके जाएंगे जो कि सेल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था उनका। हम ये नहीं चाहते कि अभी इस प्रकार की स्थिति है कि आपस में दोनों का मिलजुल नहीं हो रहा, एक बेस पे बैठ के वो बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि उनको एक आमने सामने बैठ के बात करें, तभी उनको पता लगेगा उनकी क्या सिचुएशन है, दोनों तरफ से कहाँ पे अड़ंगे हैं। अगर अड़ंगे हैं तो वो कैसे उनको हटाया जाए। तो हिंदुस्तान लेकिन एम्बेसडर सोनी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मॉस्को में हुई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, उसके बाद अगस्त में उनकी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात होती है। दोनों ही तरफ से कहा यह जरूर गया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अभी 23 अगस्त के बाद से आज जब हम बात कर रहे हैं तब भी जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जंग की आग और भड़क गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा और आएगा भी नहीं। एक तो सिर्फ एफर्ट था कि हमने वहां जाके उनको मिलने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि जेलेंस्की अभी भी अपनी दोनों साइड ही अड़े हुए हैं। लेकिन जेलेंस्की ने पहले ही कंडीशन लगा दी थी कि इसमें सबसे पहले आपको कुछ कंडीशन करनी पड़ेंगी, अपने एरिया को यहाँ से वेकेट करना पड़ेगा। वो कैसे हो पाएगा जब तक आप सामने बैठेंगे नहीं। कोई भी अगर आप प्रपोजल लेके जाते हैं तो उसमें गिव एंड टेक होता है। अगर आप मीटिंग से ही पहले कहते हैं कि हम मान लें तो फिर मीटिंग की क्या जरूरत पड़ेगी? फिर तो कोई आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो ये जरा जो इन्होंने सिचुएशन अपने स्टैंड लिए हुए हैं उसको मिलाने की कोशिश हिंदुस्तान कर सकता है, लेकिन दोनों तरफ से उनकी डिजायर होनी चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं। इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि दोनों साइड अभी तैयार हैं। मेरे विचार में ये उसका फॉलोआउट यही होगा कि ऐसे विचार
प्रकट किए जाएं, लेकिन उनको भी आपस उनकी तरफ से भी तो कुछ पहल होनी चाहिए कि भैया एक न्यूट्रल आ रही है, एक कंट्री न्यूट्रल आ रही है, उसको किसी सबके साथ इक्वी डिस्टेंस है, उनकी बात सुनिए और अपनी जो कठिनाइयां हैं उनको बताइए, ताकि वो देखेंगे कि कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन हम उस स्टेज पे नहीं आए हैं, अभी डिटेल्स नहीं मिले हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की विजिट में क्या क्या एग्री हुआ था। एक आध दिन में शायद उसके डिटेल हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं लगता है कि कोई सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू हुआ है इस डिस्कशन। बीबी सर, मेरा एक सवाल दरअसल आपको देखना है कि वहां से क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या डिटेल्स आते हैं। हालांकि हमारे विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उसमें कोई खास चीज मिली ही नहीं अभी तक। तो जब तक के वहां से और डिटेल्स नहीं आएंगे, इसके बारे में कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन फ्यूचर जो मैं देखता हूँ उसमें खास बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल एम्बेसडर सोनी, और मेरी सहयोगी पल्लवी जो कि इस समय एंकर भी कर रही हैं, उनका थोड़ी देर पहले मुझसे भी ये सवाल था कि आखिर शर्त के साथ जब ज़ेलेंस्की इतनी बात कर रहे हैं, हर चीज में शर्त लगा देते हैं कि शांति समझौते की मेज पर भी वो ला सकेगा जो कि स्टॉकहोम की उस बैठक के अंदर शामिल था। तो ऐसी शर्तों के साथ में समझौते की या शांति की बात कैसे हो पाएगी? जी बिल्कुल पल्लवी, यही पूछ रही थी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका मैंने जवाब दिया ना कि अगर आप कंडीशनलिटी लगाएंगे तो कैसे होगा भाई। अगर कंडीशनलिटी लगाएंगे तो वो कंडीशनलिटी क्या है कि उनको सारे रूस ने जितने भी जगह पे आप ऑक्यूपाई किए हैं, जैसे कि क्राइमिया में भी लिया है, अगर आप वो एग्री कर लेंगे तो फिर मीटिंग की क्या जरूरत है आगे। वो तो वहीं पर ही बात पहले एग्री होगी, जाने से पहले ही एग्री हो गई। तो ये बड़ा टफ स्टैंड, ये मुझे नहीं लगता है कि वो इतने सीरियस हैं जब तक कि वो अपना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। इसी डिप्लोमेसी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी पोजीशन एक फॉरवर्ड पोजीशन होती है, एक फॉल बैक पोजीशन होती है। हम अभी तक फॉरवर्ड पोजीशन नहीं देख पाए हैं। हमारा ये इरादा था कि हिंदुस्तान देखने की कोशिश करे कि कहां थोड़ा सा पीछे 10 कदम। लेकिन एम्बेसडर सोनी, आज जब आप और हम बात कर रहे हैं, रूस और यूक्रेन की जंग को 915 दिन करीब हो चुके हैं। इन 915 दिनों के अंदर हालात बजाय सुलझने के उलझते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि द पीस हैज बिकम अ नॉन सेलेबल कमोडिटी। ऐसा लगता है कि शांति अब दोनों ही देशों में, रशिया में भी और यूक्रेन में भी, दोनों की लीडरशिप अगर चाहे भी तो ये बेचना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये देखिए अभी इनको अभी यूक्रेन की बात करूंगा, यूक्रेन को अभी तक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी, बिकॉज सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं, रशिया तो सफर कर ही रहा है, रशियन भी सफर कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ रहा है वो यूक्रेन पे हो रहा है। यूक्रेन की जनरल पॉपुलेशन के ऊपर हो रहा है। यूक्रेन की सारी इकोनॉमी खत्म हो गई है, और रिकंस्ट्रक्शन का अभी तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, उस स्टेज पे नहीं पहुंचा पाए। तो वहां पर आपको पहल आपको भी कुछ करनी पड़ेगी। यूक्रेन की बात कर रहा हूं मैं तो वहां रहा हूं, वहां के इतने अच्छे लोग बाग हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उनके जो राष्ट्रपति हैं इस प्रकार का स्टैंड लेके आगे कहां तक जा पाएंगे। हो सकता है कि उनको एनकरेजमेंट मिल रही है कहीं यूरोप से, नाटो से मिल रही है, या जो भी कुछ हो, लेकिन लड़ाई तो वो नहीं लड़ रहे हैं, लड़ाई नाटो नहीं लड़ रहा है, लड़ाई यूक्रेन आ रही है। अगर उनको कोई एडवाइस आ भी रही है तो उनको थोड़ा दिमाग अपना खुद भी लगाना चाहिए कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट किसके साथ आते हैं। क्या हमेशा यूरोप या नाटो हमेशा 24 लड़ाई के बाद भी सारा कुछ काम करेगा? आप देखेंगे सबसे मेन प्रॉब्लम जो होगी, जो कि अफगानिस्तान में हुई, एक सुबह उन्होंने अमेरिका ने कहा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, सब चीज छोड़ के चले गए। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन के बारे में एक पैसा भी धेला भी नहीं देने, पहले बिलियंस डॉलर के आ रहे थे, लेकिन यही हाल यहाँ पर भी होगा। अभी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन के पास आ रहे हैं, लेकिन काहे के लिए आ रहे हैं? ताकि उनका वॉर एफर्ट और बढ़े और उनकी क्षमता बढ़े और आर्म्स एम्युनिशन सारे उनके पास आ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जब तक है तब तक तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा? असली चीज जो होगी उसके बाद होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा। जब तक कि लोगों का वापस आना नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक कि उनकी फैक्ट्रीज नहीं चलेंगी, ऑर्डर्स नहीं आएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी, तो आगे से कैसे बढ़ेगा? कब तक आपको पास पैसे मिलते जाएंगे? तो ये समझना चाहिए यूक्रेन को, लीडरशिप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। इस जिंदगी में हमेशा रिजिड स्टैंड से हमेशा ठीक है, आप टफ स्टैंड ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको अपने कंट्री के इंटरेस्ट। एम्बेसडर सोनी, इस विषय के ऊपर जब भी हमने लाइव किए हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं वो दर्शकों की तरफ से भी आए हैं। मुझे लगता है कि पल्लवी वो तमाम सवाल भी हमें एम्बेसडर सोनी से पूछना चाहिए।
बिल्कुल प्रणय, और एक सवाल दरअसल लगातार जो पूछना चाहते हैं लोग, इस रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में बेलारूस का भी जिक्र हो रहा है। यूक्रेन लगातार बेलारूस पर भी आरोप लगा रहा है कि वो भी बॉर्डर पर अपने सैनिक इकट्ठा कर रहा है। तो क्या देखिए ये आने जरा वाले कर, समय में हाँ यूक्रेन के बिल्कुल, जी क्या तीसरा यूक्रेन मोर्चा खुल सकता है, क्या एक सेकंड फ्रंट यूक्रेन के लिए खुल सकता है एम्बेसडर सोनी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लड़ाई में जहां तक यूक्रेन का हिसाब है, उनकी इतनी सपोर्ट है कि पूछिए ना। सारी 30 कंट्रीज आपकी नेटो की हैं, यूएस है, और भी अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह सारे मिले। लेकिन रूस के साथ कौन कौन है? चाइना सबसे मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके अलावा दूसरी कौन सी कंट्री है? वो है बेलारूस। बेलारूस और रूस का बहुत पुराना कनेक्शन है। आज से 5-10 साल पहले वहां के जो प्रधानमंत्री लुकाशेंको, उन्होंने तो ये प्रपोज भी किया था कि हम आपके रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये आइडिया मेरा ख्याल ये है कि पुतिन साहब का ग्रैंड स्ट्रेटेजी हो सकती थी कि अगर आप हालांकि उस बेलारूस फ्रंट, में सर उसको लेके काफी इंटरनल कहा जाए, काफी प्रोटेस्ट भी हैं इस चीज को लेकर। देखिए यूक्रेन, जहां तक बेलारूस की बात कर रहे हैं, वहां के जो जी। लीडर है लुकाशेंको, 40 साल से वहां है और अभी तक वो किसी की बात सुनते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो भी डिक्टेटर टाइप है। वो किसी की बात नहीं सुनते, अपनी बात सुनते हैं। और उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में रूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रूस उनको सपोर्ट करता है, उनकी सारी चीजें देती है, वो देता है। तो उनको काउंटर करने के लिए क्योंकि आप देखिए पिछले लास्ट वीक आपने रिपोर्ट देखी थी कि वो कुर्स्क में और दूसरे एरियाज में यूक्रेन अंदर रशिया के टेरिटरी में घुस गया है। तो उसको डाइवर्ट कैसे किया जाए? क्योंकि अभी तक तो सारा एफर्ट जो था यूक्रेन का रशिया की तरफ था। अगर यह थोड़ा सा अगर स्टेटमेंट भी दे दी उन्होंने लुकाशेंको ने कि भाई हम भी तैयार बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा डाइवर्शन उनको करना पड़ेगा। अपना अटेंशन भी डाइवर्ट करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग भी डाइवर्ट करनी पड़ेगी, और अपनी फोर्सेस को भी थोड़ा सा वहां पे उनको उनको मैं एक उनको बार फिर उनको एम्बेसडर सोनी उन तमाम सवालों पर आता हूं जो दर्शकों की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि आखिर फिर भारत के प्रधानमंत्री वहां पर क्या करने और कैसे गए थे, क्यों गए थे? अगर हमारे करने का कोई इफेक्ट नहीं है, और अगर है तो हमारा क्या इफेक्ट है? इसके बाद में अगर असर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये तमाम लोगों के मन में इस चीज को लेकर सवाल है। ये रेलिवेंट सवाल है बिल्कुल, क्योंकि अभी तक क्या हुआ है कि सारे एफर्ट चारों तरफ से, जितने भी विश्व के सारे देश हैं, उन सबों ने अपनी अपनी ट्राई कर ली, और हिंदुस्तान ने कोई पहल नहीं दिखाई। क्योंकि उनको पता था कि पहले आपस में ये जो कुछ बातचीत करना चाहते कर लें, उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम आएंगे। लेकिन कुछ भी प्रोग्रेस, 1% भी प्रोग्रेस नहीं है। तो हमने ये उनको एनकरेज नहीं किया। लेकिन अब उन्होंने सोचा होगा, क्योंकि सबकी बातें तो किसी ने सुनी नहीं। तो अब हो सकता है कि भारत का जो स्टेटस है और G20 की लीडरशिप हमने दिखाई है, खासकर लास्ट ईयर जो यहाँ पर मीटिंग हुई, कितनी सक्सेसफुल मीटिंग हुई, सारे लीडर्स वहां पर आए। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लोबल साउथ का लीडरशिप जो है, सबसे ज्यादा वॉइस मेरे विचार में भारत की है। और उस भारत की जो अफ्रीका को जैसे वो लेके आए स्टेबल पे, 54 कंट्रीज को उन्होंने मेंबर बना दिया। तो ये बातें कहां से आई? क्योंकि और किसी ने भारत से पहले कोई पहल नहीं की थी। हिंदुस्तान ने पहल की और उनको ले आए। तो यूक्रेन ने सोचा होगा कि अगर भारत की आवाज यूरोप ने सुन के और अफ्रीका को भी ले आए, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान भी अपनी आवाज लगाए, कि रूस के पास लगाए कि भाई देखिए, आपको मिलना है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी है। और खासकर जब होके आए रूस में, तो यही उनका एक्सपेक्टेशन होगी मेरे ख्याल ज़ेलेंस्की की, कि भारत भी हमारे साथ किसी प्रकार का कोई पहल दिखाए और हमको लेके जाए, उनके साथ मिलाने की एक टेबल पे लाए। तो ये एक्सपेक्टेशन थी। हम तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम प्लान लेके नहीं जा रहे, बिकॉज आप प्लान लेके जाएंगे तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। हमारा ये था कि ओपन माइंड करके देखिए कि क्या चीज है, कोई हम नई चीज ला सकते हैं। उस मीटिंग के बाद पहले उन्होंने पुतिन को सुना, अब इनको सुना, ज़ेलेंस्की को उन्होंने काफी स्ट्राइडेंटली, आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने काफी सख्त स्टांस लिया है।
तो टफ स्टैंड तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कुछ तो लेकिन है नहीं। एम्बेसडर सोनी, फिर भारत लगातार ये कहा जाता रहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीते 3 महीनों के अंदर दोनों ही पक्षों से बात की है, और दुनिया में और किसी नेता की ऐसी बात नहीं हुई कि वो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की हो, बात की हो, और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की हो, और यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत की हो। और उसके बाद कल का तो आपको एमईए का प्रेस रिलीज ध्यान ही होगा, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी हुई, और क्वाड के जो दूसरे मेंबर हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो ये कहीं ना कहीं भारत के एक यूनिक रोल को तो दिखाता ही है। देखिए, अब दूसरे मुल्कों ने अभी तक रशिया की बात नहीं सुनी थी, हिंदुस्तान ने दोनों बातचीत सुन ली, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा, उसका इंप्रेशन क्या है, वो सुनना चाहते थे बाइडेन भी और अल्बनीज भी। वो चाहते थे कि भाई कोई नई चीज निकली है इसके अंदर, कोई मीटिंग ग्राउंड निकला है कि नहीं निकला। तो वो ही उनका एंजाइटी यही है कि दोनों मीटिंग ग्राउंड मिले, और इससे अच्छा और कौन बता सकता है, फर्स्ट हैंड अकाउंट, जो कि कई बार मीटिंग होती है अपने डेलीगेशन के साथ, और इनकी 1-to-1 मीटिंग हुई है ज़ेलेंस्की के साथ, वो आपने देखा, सुना होगा, देखी होंगी आपने। तो ये उनसे सुनना चाहते थे, वो प्रेस में नहीं बता सकते, क्योंकि कई चीजें खुफिया जो कि दूसरों के शेयर नहीं कर सकते। लेकिन 1-to-1 जैसे कि बाइडेन से बात हुई, अल्बनी जो भी कुछ लीडर्स है, उनसे फोन पे खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट नहीं किया जाएगा, पब्लिक रेल में है नहीं, और उनको ये पता लगेगा कि बिहाइंड द स्टोरी क्या, बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है, वो उन्होंने। यानी एम्बेसडर सोनी, क्या आप ये कहेंगे कि पब्लिक पोस्चरिंग के अलावा ऐसी भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि पर्दे के पीछे हो, जो कि बाद में सामने आए? यानी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पुतिन से भी प्रधानमंत्री की बातचीत कुछ ऐसी हुई होगी जो उन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कन्वे की हो, और ज़ेलेंस्की की भी जो बातचीत हुई है वो अगले कुछ महीनों के अंदर उनकी मुलाकात एससीओ और ब्रिक्स के अंदर व्लादिमीर पुतिन से एक बार फिर होने वाली है। 100% पॉसिबल है, बिकॉज जो प्रेस को दिया जाता है, इसका वो सारा सार नहीं होता है, जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं वो बताया जाता है। बिहाइंड द सीन एक्टिविटीज क्या हुई थी, अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, क्या किस प्रकार का आदान प्रदान हुआ, कैसे आगे बढ़े पीछे बढ़े, वो चीजें अभी नहीं पता जा पाएंगी, वो तो ट्रिकल डाउन करती हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, जबकि और लोगों से मुलाकात होती है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है, अभी आपको इसका बता नहीं सकते, लेकिन यही बता सकते हैं कि इतना पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव शायद ना हो, लेकिन हमने एक ज्यादा स्टेप, क्योंकि स्टैंस दोनों कंट्रीज का थोड़ा सा रिजिड है, ज़ेलेंस्की का खासकर, तो कहां तक प्रधानमंत्री उनको इन्फ्लुएंस कर पाए, ये तो बाद में पता लगेगा, अभी इस वक्त क्या नाम कर देना। पल्लवी, कुछ और सवाल जो दर्शकों की तरफ से आए हैं वो भी मुझे लगता है कि आपको पूछना चाहिए। जी, जिस अंडरस्टैंडिंग की इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रणय सर, ये कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन गए, रूस गए, जो भी नसीहत उन्होंने दी, उस नसीहत का कोई असर नहीं हुआ है क्या, अगर हम इस तरीके से इसको देखने और समझने की कोशिश करें सर, एम्बेसडर सर? सबसे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, भारत का प्रधानमंत्री नसीहत देने नहीं गया, भारत नसीहत देने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि हम इस पोजीशन में एरोगेंस नहीं दिखाना चाहते, दूसरी कंट्रीज दिखाना चाहती होंगी, लेकिन भारत का सेंस बहुत ही पॉजिटिव है। ये नहीं कि आप ये करो वो करो, नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई, हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है, बड़ी बड़ी इंट्रिकेट प्रॉब्लम स्टार्ट की है, आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो हम नसीहत नहीं, उनसे समझना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से दोनों की जो समझौते अगर ना भी हो पाए तो एक स्टेप आगे क्या लें। अभी तो एक स्टेप क्या, आपने बताया 2 साल 2.5 साल हो गए और एक भी स्टेप नहीं लिया गया है, तो वो कैसे दिखा जाए? कब तक ऐसे सारा विश्व इनके इफेक्ट्स डील करता रहेगा? सारा हिंदुस्तान ही नहीं, खासकर गरीब मुल्क है जो अफ्रीका के, एशिया के, उनके ऊपर सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, और दूसरा ऊपर से हमास की जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी, तो उसमें दोनों में सब भारत के, सॉरी, ग्लोबल साउथ का तो सारा टेंशन यहाँ से खत्म हो गई, सब इनके पर पड़ा हुआ है। जब तक कि ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पीछा नहीं हटेगा, तब तक आगे बढ़ नहीं पाएगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी सफर करती रहेंगी, सप्लाई चेन अभी भी पूरी तरह से अफेक्टेड है, एक्सपोर्ट आ नहीं रहे हैं, खासकर फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट्स, वो रूस से, और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा यूक्रेन से बहुत सारे फूड ग्रेन्स आते हैं जो कि सप्लाई होता है, इससे फूड क्राइसिस ना डेवलप हो जाए।
ये रेगुलर ये सबसे ज्यादा कंसर्न कर रही है सारी दुनिया को। अब हमारी जो सप्लाई है केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये बड़े अफेक्ट हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो रहे हैं। इंपोर्ट तो हमारे का ठीक है, ऑयल का हमारे पास रूस से आ रहा है, लेकिन और चीजें हैं जो हमारी सप्लाई चेन अफेक्ट हो रही हैं। सारे विश्व में जो सप्लाई चेन अफेक्टिंग होंगे, उसका असर सिर्फ एक कंट्री पे नहीं होगा। उनके प्राइसेस बढ़ेंगे, अवेलेबिलिटी नहीं है तो और प्रॉब्लम होगी और जितने भी दूसरे बिजनेसेस हैं वो भी सफर करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई की वजह से सब चीजें ठप पड़ी हैं और प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, और कैसे उस चीज को हटाया जाए वो हिंदुस्तान का लेकिन रवैया। एम्बेसडर सोनी, मुझे जी। लगता है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का जो बयान है, उसको भी आपको थोड़ा-सा जो है डिसिफर करना चाहिए, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भई भारत चूँकि रूस से तेल खरीद रहा है और हम जानते हैं कि वो वॉल्यूम कितना बड़ा है और आप ही रोक सकते हैं। अगर आप तेल खरीदना बंद कर दें, तो रूस को जो है उसकी ये आर्थिक संकट बढ़ जाएगा और वो हमारे खिलाफ ही लड़ाई बंद कर देगा। ये इज़ ही ट्राइंग टू सिम्प्लिफाई अ प्रोपोज़िशन? देखिए, ज़ेलेंस्की का जो कहना है ये मुझे थोड़ी हँसी भी आती है। मैं आपको हुँ। बताऊँ, आज तो ये हिंदुस्तान को बड़े लेक्चर दे रहे हैं कि आप वहाँ से बंद करना शुरू कीजिए। अगर आप ही के कंट्री में ऐसा हो रहा हो तो क्या होता? एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जब वहाँ पे राजदूत था, आज से 25 साल पहले की बात है, और उस समय एक चीज़ हुई थी, वो थी सप्लाई ऑफ मेन बैटल टैंक्स, एमबीटी। उसका नाम है, टैंक का नाम T80UD। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको याद दिला दूं कि 320 एमबीटी पाकिस्तान को सप्लाई हुए यूक्रेन ने। ये आजकल आपको कहीं मिलेगा नहीं, आपके पेपर्स में भी नहीं, कोई एनालिस्ट भी नहीं बता रहा। $500 बिलियन के इन्होंने सप्लाई की। मैंने जाके उनसे प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा आप ये सारे इनको दे रहे हैं, इनकी क्षमता बढ़ेगी और हमारे हिंदुस्तान के बाद लड़ाई करेंगे और आपको ये इन देखना चाहिए हथियारों का कि इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ करेगा, ये और आपने किसके कहा। खिलाफ? और तो कोई लड़ाई उनका है ही नहीं लड़ाई। तो मैंने ये जब बताया तो उनको जवाब बताया, उन्होंने कहा, क्या कहा, भाई ऐसा है, हम तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, हम तो जिसको भी खरीदने आएगा हम उसको देंगे। और मुझे ये कहा गया अगर आपको जरूरत है आप हमसे भी लीजिए। ये एक मुल्क उस जमाने में मुझे जो जवाब दिया था, आज हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप ऑयल क्यों ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इस वक्त रूस और यूक्रेन में जो हो रहा है, जो सवाल थे आप सभी के, उन सवालों को हम कुछ हद तक सॉल्व करने की स्थिति में पहुंचे और आप लोगों को समझ में आया कि अभी फिलहाल स्थितियां क्या हैं और आने वाले दिनों में स्थितियां क्या होंगी। कुछ और भी अगर आपके सवाल होंगे तो हमें लिखकर भेजेगा, हम कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।